नमस्कार, आप देख रहे हैं संक्षिप्त। मैं हूं आपके साथ अमृता पांडे। पहले चरण का मतदान हो चुका है। मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अब दूसरे चरण के मतदान की तैयारी हो रही है, जो कि 11 तारीख को होनी है। इसको लेकर अब कई प्रकार की खबरें चल रही हैं। जो प्रत्याशी नामांकन करवाए थे, उनमें से कई प्रत्याशियों का नामांकन रद्द कर दिया गया है और कई इसके कारण निकलकर सामने आ रहे हैं। जब नामांकन रद्द हुआ है, इसके बाद जो है वो अब सवाल कई हैं कि आखिरकार प्रत्याशी चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं, किन कारणों से इनके नामांकन को रद्द किया गया है और इस सब को लेकर कानून क्या कहता है। आखिरकार प्रत्याशियों के पक्ष में ये फैसला जाएगा या फिर प्रत्याशी जो है चुनाव से वंचित रह जाएंगे। इन तमाम सवालों के साथ अभी हम मौजूद हैं। हमारे साथ बात करने के लिए पटना हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट विनोदानंद मिश्रा हमारे साथ हैं। बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार जिन प्रत्याशियों का नामांकन रद्द कर दिया गया है, खारिज किया गया है दस्तावेजों की वजह से, उनके लिए क्या कुछ प्रक्रिया है, कानून क्या कहता है इसको लेकर, क्या ये लोग चुनाव लड़ पाएंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। 11 तारीख को दूसरे चरण का सर मतदान होना है और इस मतदान प्रक्रिया में लगातार कई लोगों का नामांकन रद्द कर दिया गया है। मोहनिया, घोसी, तमाम जगहों के। क्या लगता है, क्या कुछ कारण रहा होगा जिसके वजह से इतना अभी जो मोहनिया के जो ये श्वेता सुमन जी का रिजेक्ट हुआ है जी, उनका इस वजह से रिजेक्ट हो गया कि जो कास्ट, वो शेड्यूल्ड कास्ट के लिए रिजर्व कंस्टिट्यूंसी है जी, उनका इस वजह से रिजेक्ट हो गया कि जो कास्ट सर्टिफिकेट उन्होंने अपना दिया था वो जेन्युइन नहीं था। उनके नॉमिनेशंस का एक इंद्रजीत राम जो दूसरे कैंडिडेट थे वहाँ के, उन्होंने आपत्ति जताई थी कि इनका कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है। जो इलेक्शन ऑफिसर थे उन्होंने इसकी जांच सर्किल ऑफिसर से कराई है और उन्होंने पाया कि ये रिपोर्ट के आधार पर ये पाया कि सर्टिफिकेट उनका जेन्युइन नहीं है। इसी वजह से उनका नॉमिनेशन कैंसिल हो गया। दूसरे एक और उच्च न्यायालय में मामला आया है घोसी का, जो एलजेपी के कैंडिडेट थे, उनका भी नॉमिनेशन रिजेक्ट हुआ है। दोनों ने अपनी याचिका उच्च न्यायालय में दाखिल किया था। प्रश्न ये उठता है, जो आपने अभी सही कहा, कि ऐसी स्थिति में जो किसी कैंडिडेट का अगर नॉमिनेशन रद्द हो जाता है तो उनके पास क्या कानूनी उपाय है। जी। संविधान की धारा 329 में इस बात का प्रावधान है कि चुनाव से संबंधी विवाद कैसे निपटाया जाए। जी। तो उन्होंने कहा है कि अगर चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है और चुनाव संबंधी कोई विवाद होता है तो उसको सिर्फ इलेक्शन पिटीशंस के द्वारा ही आप निपटारा कर सकते हैं। और उन्होंने कहा है कि इलेक्शन पिटीशंस कहाँ दायर होगा, इसकी सुनवाई कैसे होगी, ये सब पार्लियामेंट लॉ बनाकर डिसाइड कर प्रोवाइड करेगा। तो हमारे यहाँ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में इनेक्ट हुआ। उसके धारा 80 में ये प्रावधान है कि चुनाव संबंधी विवादों के लिए जो इलेक्शन पिटीशंस होगा वो सिर्फ उच्च न्यायालय में दाखिल हो सकता है। सामान्यतया उच्च न्यायालय के जो एक सिंगल जज हैं उनको ऑथराइज किया जाता है मुख्य न्यायाधीश के द्वारा और वो इसकी सुनवाई करते हैं। उसी एक्ट के धारा 100 में इस बात का प्रावधान है कि किन किन ग्राउंड्स पर इलेक्शंस को अवैध किया जा सकता है। उसमें एक प्रावधान ये है कि अगर कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है, जैसे वो 25 वर्ष के नहीं हैं, वो अनसाउंड माइंड के हैं या बैंकरप्ट हैं या कन्विक्टेड हैं, तो उन लोगों को इलेक्शंस अगर लड़ने के लिए अलाउ कर दिया गया है तो उनका रिजेक्ट होना चाहिए। वो इस ग्राउंड पर अवैध किया जा सकता है। दूसरा एक ग्राउंड है कि इलेक्शन के कैंडिडेट या फिर उनके इलेक्शन एजेंट अगर किसी तरह के करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व पाए जाते हैं तभी उनका इलेक्शन अवैध हो सकता है। तीसरा एक प्रावधान है कि अगर किसी का नॉमिनेशन इम्प्रॉपरली रिजेक्ट हो गया है या किसी का इम्प्रॉपरली एक्सेप्ट हो गया है, ये दोनों ही स्थिति में इलेक्शन रद्द हो सकता है। सर, रद्द होने के बाद जैसे कि प्रत्याशियों का नामांकन रद्द कर दिया गया, अब प्रत्याशी जो है वो हाई कोर्ट में अपना पिटीशन दायर करेंगे, तो वो कोर्ट की प्रक्रिया थोड़ी सी लंबी होती है। क्या लगता है, चुनाव तक में सब चीज़ों को सही कर लिया जाता है या फिर यही जो अभी जो हुआ है? अब उन्होंने कहा था कि साहब हमारा ये गलत तरीका से रिजेक्ट कर दिए हैं, इसीलिए हमको इस चुनाव में भाग लेने दीजिए, अलाउ करिए।
कोर्ट ने कहा कि ये जो डिस्प्यूट है आपका, इसको हम आर्टिकल हाई कोर्ट में अंडर आर्टिकल 226 नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि ये मोहिंदर सिंह गिल वर्सेस इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया में ये इशू डिसाइड हो चुका है कि इन व्यू ऑफ प्रोविजंस अंडर आर्टिकल 329 226 में पिटीशन मेंटेनेबल नहीं होगा। ये केवल और केवल इलेक्शन पिटीशन में ही डिसाइड होगा। और इलेक्शन पिटीशंस में जिन ग्राउंड्स पे आप अवैध कर सकते हैं, उसमें एक ग्राउंड ये भी है कि अगर आपका नॉमिनेशन इम्प्रॉपरली रिजेक्ट हो गया है तो आप उसको रेज कर सकते हैं। तो आप उसको रेज कर सकते हैं इलेक्शंस पिटीशंस के द्वारा, जो समय आएगा इलेक्शन रिजल्ट के बाद। इलेक्शन पिटीशंस को भी फाइल होता है, तो इलेक्शन के रिजल्ट्स तक उनको इंतजार करना पड़ेगा, इसीलिए वो चुनाव में अब भाग नहीं ले सकते। लेकिन अगर ये चुनाव अवैध घोषित हो जाता है इलेक्शन पिटीशंस में, अगर माना जाएगा कि नहीं इन्होंने गलत ढंग से इनका रिजेक्ट कर दिया है, तो वहाँ दोबारा इलेक्शन होगा, फिर दोबारा से इलेक्शन दोबारा से इलेक्शन होगा अगर वो डिसाइड हो जाएगा तो इलेक्शन पिटीशंस में। तो कुल मिला के अगर किसी का इम्प्रॉपर इलेक्शंस नॉमिनेशन रिजेक्ट हो जाता है तो उनको इलेक्शन रिजल्ट तक वेट करना होगा, अपना इलेक्शन पिटीशन दाखिल करेंगे और उसमें अगर ये सुनवाई में उनका वो सफल हो जाते हैं तभी वहाँ फिर से इलेक्शंस में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सर, ये जो अभी केस आया हुआ है लगातार खारिज होने का, इसमें एक केस ऐसा है जिसमें जाति आधारित चीज़ें हैं कि मतलब जाति प्रमाण पत्र सही नहीं पाने की वजह से नॉमिनेशन को रद्द किया गया है। तो क्या लगता है सर, इसमें किसकी लापरवाही है? क्योंकि जाति तो अंचल से उन्होंने बनवाया होगा और फिर उन्होंने जब दायर किया तो उनके नॉमिनेशन को रद्द कर दिया गया। यही है कि वो जो जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए जो प्रक्रिया है उसका पालन करके ही आपको निर्गत किया जा सकता है। तो पूरी रिपोर्ट तो हम लोगों के पास नहीं है, लेकिन अगर किसी ने आपके कास्ट सर्टिफिकेट को क्वेश्चंस किया है तो उसकी जेन्युइननेस का जांच तो जरूरी है। अगर ये पाया जाएगा कि जेन्युइन नहीं है तभी उनका रिजेक्ट करेगा, ऐसे तो इलेक्शन ऑफिसर नहीं करेंगे। तो इसके लिए उन्होंने अंचल अधिकारी को कहा कि इसका जांच करके रिपोर्ट दीजिए। अंचल अधिकारी ने जो रिपोर्ट दिया है उसके हिसाब से उनका सही कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है। इनका कहना है कि मेरा वैलिड है। अब इस बात को तय करने के लिए वो केवल इलेक्शंस पिटीशंस में ही इस मामले को उठा सकते हैं। इसीलिए अभी जो हाईकोर्ट उनके खिलाफ फैसला दिया है कि आप इलेक्शंस पिटीशंस फाइल कर सकते हैं, तो वो तो इलेक्शंस के बाद ही होगा। 11 तारीख को वहाँ इलेक्शंस है। अब रिजल्ट आने के बाद उसको इलेक्शन पिटीशन दायर करेंगे और फिर उसको डिसाइड होगा। अच्छा सर, इस तरीके के मामले जब आते हैं तो इसमें कौन संज्ञान लेता है? क्या इसमें न्यायालय संज्ञान लेगा या फिर इलेक्शन कमीशन इन सब चीज़ों को देखता है? नहीं, इलेक्शन कमीशन में जैसे एक कैंडिडेट नॉमिनेशन किया, उसने नॉमिनेशंस में जो भी एंट्रीज भरे हैं या जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं उसका एक स्क्रूटनी होता है और दूसरे कैंडिडेट्स उसमें आपत्ति भी कर सकते हैं। तो बिना आपत्ति के भी अगर इलेक्शन ऑफिसर को ये लगेगा कि ये कुछ गड़बड़ी है इसमें या इलेक्शन सर्टिफिकेट सही नहीं है या कोई दूसरा भी गड़बड़ी, आपने अपना क्रिमिनल केस छुपा लिया है, बहुत सी चीज़ है, तो वो उसको स्क्रूटिनी के बाद रिजेक्ट कर सकता है। लेकिन अगर किसी ने आपत्ति किया है तो आपत्ति का निराकरण होगा। तो इस केस में 20 को उन्होंने नॉमिनेशन किया था, 21 तारीख को था उसका स्क्रूटिनी का। स्क्रूटिनी में जो उन्होंने ऑब्जेक्शंस दिया तो उन्होंने रिपोर्ट मांगा, 22 को रिपोर्ट आया और रिपोर्ट को देखने के बाद उन्होंने रिजेक्ट किया है। इन लोगों का कहना ये है कि साहब हमको तो न तो सीओ का आप रिपोर्ट दिए हैं, ना आप सीओ ने क्या उन्होंने क्या ऑब्जेक्शंस किया था ये भी हमको नहीं दिए हैं। तो ये एक तरह से वैलिड लगता है कि भाई हमारे खिलाफ कोई आपत्ति कर रहा है तो उस पर हमको भी सुनिएगा, और आप हमको सुनने के लिए आप हमको आपत्ति की कॉपी दीजिए, रिपोर्ट की कॉपी दीजिए, हमारी बात सुन के तब डिसाइड कीजिए। ऐसा उन्होंने नहीं कहा है। तो ये एक वैलिड ग्राउंड लगता है, लेकिन सवाल ये है कि ये वैलिड ग्राउंड कब और कहाँ रेज कर सकते हैं। तो उच्च न्यायालय ने अभी डिसाइड किया है कि आप इलेक्शन पिटीशंस के माध्यम से रेज कर सकते हैं रिजल्ट के बाद। तो अभी वो इलेक्शंस में भाग नहीं ले पाएंगे, लेकिन अगर उनकी बात सही पाई जाएगी तो फिर दोबारा से इलेक्शन होगा।
अच्छा सर, ये जैसे कि इलेक्शन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ है, तो क्या लगता है इसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी का दबाव भी रहता है इलेक्शन कमीशन पे, या फिर इलेक्शन कमीशन इन सब चीज़ों को खुद हैंडल करता है? नहीं, देखिए, तो ओपन ट्रांसपेरेंट है। जी मतलब दबाव हो या नहीं हो, हमारा जो चुनाव आयोग है वो पूर्णतः स्वतंत्र है, जी उसको काम करने की पूरी छूट है। लेकिन गलती किसी भी आदमी से हो सकती है। अगर कुछ उसने गलत किया है तो कानून में कानूनी प्रावधान के अनुसार आप उसको चुनौती दे सकते हैं। सर, इसमें अगर संलिप्त जो व्यक्ति पाया जाता है, कोई पार्टी पॉलिटिकल या फिर कोई व्यक्ति विशेष, तो क्या कुछ कार्रवाई हाँ, का बिल्कुल प्रावधान बिल्कुल है? बिल्कुल कार्रवाई होगी अगर किसी को गलत क्या गलत प्रावधान गलत है रूप इसमें से कार्रवाई? इलेक्शंस कमीशन में डिक्लेयर्ड अगर हो जाए जी कि ये मालाफाइडी ढंग से या ये गलत ढंग से किए हैं, जी तो वो फिर उन पर कार्रवाई होगी। वो सरकार के नौकरी में है, उन पर विभागीय कार्रवाई चल सकती है, उन पर आप अलग से केस भी कर सकते हैं, क्रिमिनल केसेस कर सकते हैं, सिविल केसेस का कंपनसेशन कर सकते हैं। चलिए, तो ये थे हमारे साथ सीनियर एडवोकेट विनोदानंद मिश्रा, जिनसे बातचीत कर रहे थे। जिस तरीके से प्रत्याशियों के नामांकन प्रक्रिया को रद्द किया गया है, उसके बाद लगातार हाईकोर्ट में पिटीशन का दौर जारी है। लगातार प्रत्याशी ये दावा कर रहे हैं कि बिना उनकी अनुमति की, बिना उनकी जानकारी की जो है इस तरीके की प्रक्रिया हुई है। क्या कुछ इसको लेकर जानकारी थी, सर के साथ बातचीत कर रहे थे और जानकारी को आप तक पहुंचा रहे थे। इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर किसी भी प्रकार की गड़बड़ी अगर पाई गई है और किसी प्रकार से अगर प्रत्याशी अगर चाहते हैं पिटीशन दायर करना या फिर शिकायत दर्ज करना, तो उसके लिए उन्हें इंतजार करना होगा। अगर जांच में सही पाई जाएगी तो वहां दोबारा से चुनाव कराया जाएगा। इस चुनाव को रद्द भी किया जा सकता है। इसके साथ ही अगर इसमें किसी की संलिप्तता पाई जाती है तो उसके लिए भी कार्रवाई की अलग से प्रावधान है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल संसद को सब्सक्राइब करके फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। धन्यवाद।